नमस्कार, नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सतीश सिंह जी हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे देश की मौजूदा राजनीतिक हालात के बारे में, जो भी राजनीतिक घटनाक्रम चल रहे हैं उसके बारे में। आपका स्वागत है सतीश जी। अ, आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक संपन्न हुई जिसमें एक विचारधारात्मक मसले पर कांग्रेस ने काफ़ी रुख साफ किया अपना और वह है वंदे मातरम को लेकर। कानूनन अब यह प्रावधान हो गया है कि वंदे मातरम का गायन पूरा होना चाहिए, जैसा कि वो अपने वास्तविक रूप में है। लेकिन कांग्रेस ने यह कहा है कि वो 2 अंतरे को ही अपने कार्यक्रमों में गाएगी और इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी काफ़ी कुछ वितंडा खड़ा किया पिछले दिनों में, 15 अगस्त से ही ये विवाद चल रहा था। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस का यह साहसिक फैसला है या फिर वो एक तरीके से हम कहें कि असावधानी का शिकार हो रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को उसने बैठे-बिठाए एक मुद्दा दे दिया है कि देशभक्ति से जुड़ा हुआ गीत है हमारा राष्ट्रीय गीत और कांग्रेस उसे गाने के लिए तैयार नहीं है पूरी तरीके से। कैसे देखते हैं आप कांग्रेस के निर्णय को? जी, बहुत-बहुत धन्यवाद कमल जी आपका। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि ये टकराव का ऐलान कर दिया है कांग्रेस पार्टी। कानून तो सही कह रहे हैं आप, निश्चित रूप से बन चुका है और ये कानून तो संसद से बना है और गैजेट नोटिफ़िकेशन भी आ गया है। तो मानना तो सब लोगों को पड़ेगा। इसमें इसका सीधा उत्तर हम तो देने की स्थिति में नहीं है। ये कांग्रेस ने जो ऐलान किया है, वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमको याद है कि कुछ समय पहले राहुल गांधी ने रेसिस्टेंस शब्द का इस्तेमाल किया था और आज़ादी के आंदोलन में हमने ये रेसिस्टेंस वाली बात सुनी थी, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, तरह-तरह की बातें। तो क्या कांग्रेस पार्टी ने जो रेज़ोल्यूशन पास किया है, प्रस्ताव पास किया है सीडब्ल्यूसी में, क्या वो उस स्तर तक जाने का फैसला किया है? ये एक महत्वपूर्ण विषय है। दूसरा कि संसद में जब ये सत्रावसान हो रहा था, उस समय तो सब खड़े थे साथ-साथ, माने दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों खड़े थे एक साथ, कांग्रेस वाले भी थे, राहुल गांधी थे, हमने देखा था। तो ये क्या मेरे मन में आ रहा है कि क्या कोई आफ्टर थॉट है, ये जो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि एक राजनीति तो हो रही है निश्चित रूप से। राजनीति से मतलब ये है, राजनीति शब्द ही आजकल बड़ा ही बदनाम है। तो हम शुद्ध राजनीति के जो शुद्धता है राजनीति की, उसको नहीं लेकर के वो जो राज की नीति है, उसके तहत हम कहते हैं कि ये एक एक भाजपा ने सोच समझ के असाधारण समय में इस बिल को पास कराया और एक तरह से एक जिसको कहते हैं ना फंदा डाला, है ना? कांग्रेस पार्टी शुरुआत में मुझे लगता है कि जो 15 अगस्त की घटना हुई कांग्रेस मुख्यालय में, उसमें एक अलग कारण दिया गया कि भाई मल्लिकार्जुन खड़गे एक वयोवृद्ध नेता हैं, उनको कुर्सी लाने के लिए इस तरह के कारण बता कर के उसको टाला गया कि भई आरोप तो उसी दिन लगे थे कि ये लोग वंदे मातरम पूरा जो 6 स्टैन्ज़ा वाला है, वो नहीं गा रहे हैं और इसके लिए उन्होंने इस तरह का किया है। तो हमको लगता है इसमें थोड़ा तो गफलत कांग्रेस पार्टी से हुई है। या तो उसी दिन कहती कि भाई या फिर जिस समय संसद में कानून पास हुआ था, उस समय कहती। अब कह रही है कि भाई हम 2 ही स्टैन्ज़ा गाएँ। अब इसके क्या परिणाम होंगे हम नहीं कह सकते। लेकिन एक टकराव की स्थिति तो पैदा हो गई है, इसमें तो आपको मानना ही पड़ेगा, हमको भी मानना पड़ेगा। कानून तो फिर कानून या फिर कानून बदलने की माँग करें। ये एक बात। जी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस की जो ये जिसे आप आफ्टर थॉट कह रहे हैं, वो कुछ अल्पसंख्यक वोटों को लेकर मुस्लिम मुस्लिम वर्ग की नाराज़गी को ध्यान में रखकर भी है या फिर हम ये कहें कि कांग्रेस ने एक बहुत ही मजबूत विचारधारात्मक स्टैंड रखा है कि जैसा कि खड़गे साहब ने कहा कि जो गीत 1937 में स्वीकृत हुआ था, जिसमें गांधी जी थे, टैगोर जी थे, पटेल साहब थे, नेहरू जी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, हम उसी को मानते हैं। तो क्या कांग्रेस इस बात को मजबूती से रख पाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव आपको ज्यादा मजबूत लग रहा है कि ये सब तो मुस्लिम तुष्टिकरण की बात है? देखिए, राजनीति ही तुष्टीकरण की होती है। कोई मेजॉरिटी का तुष्टीकरण करता है, कोई अल्पसंख्यक का करता है। राजनीति के तो सारे पक्ष हैं ना। भाई पहले वंदे मातरम पूरा गाया जाता था, लेकिन 1937 में
कांग्रेस पार्टी में ही ये 2 स्टेंजा पर आ गया, उस समय पास हो गया कि भई इसके कम भाग को गाया जाएगा। तो आखिर वो किन परिस्थितियों में हो? अब इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि उस समय टू नेशन, मुस्लिम कंसोलिडेशन, तरह-तरह की चीज़ें चल रही थी और सब एक-दूसरे को ना आग में घी का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ उन परिस्थितियों में इसका फैसला किया गया। लेकिन हमें समझना चाहिए कि 1937 अब नहीं है, ये 2026 है। भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक संबंध है, संदर्भ है, भाजपा में मुझे शुरू से ये लगता है कि वो आज़ादी के आंदोलन को लेकर के वो तो कहते हैं कि दूसरी आज़ादी चाहिए। वो तो कोई आज़ादी के आंदोलन में जिस प्रकार से उनको सहयोग करना चाहिए था, लगना चाहिए था, उनके पूर्वज, उनके पुरखे, उस ढंग से लगे भी नहीं। खास तौर से 1942 के आंदोलन में तो स उनका क्या रुख रवैया था, ये सबको मालूम है ना? और कहा भी जाता, आरोप भी लगते हैं कि अंग्रेज़ों के साथ जो है इनका एक दूसरे प्रकार का रिश्ता था। तो वो शुरू से लगता उनको ही था कि एक हिंदू आज़ादी होनी चाहिए। ये मैं ऐसा कह रहा हूँ। तो जब ये वंदे मातरम का कानून बना गया है, तो मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि क्या एक प्रकार से ये हिंदू राष्ट्र का उद्घोष है? क्योंकि उसमें जो अब तक विवादित स्टैंजा रहा है, जो ड्रॉप भी किया गया था, तो शायद इसी वजह से किया गया था कि भाई जो एक तबका है, वो नाराज़ ना हो, शायद उसको माने ना और उसको एक संतुष्ट करने के लिए, जिसको भाजपा तो ऑब्वियस बात है, वो कहेगी कि तुष्टीकरण है। तो वो संतुष्ट रखने के लिए। अब भारतीय जनता पार्टी या उनके पुरखों का सवाल है, तो उनके ऊपर जो कांग्रेस पार्टी एक स्टैंड ले ली है और जो लोग उनके नेताओं को आज बोलते हुए सुना, वो तो यही कह रहे हैं कि आज़ादी के आंदोलन से तो इनका कोई लेना-देना है रहा ही नहीं है, ना इनका ना आरएसएस का, है ना? वो वाले मुद्दे को वो उठा रहे हैं, है ना? खास तौर से जो जो कह रहे हैं कि भाई कोई वंदे मातरम कहते हुए कोई जेल गया, गोली खाया आरएसएस का। ये सवाल तो आज मैंने देखा कि सब लोगों ने वो बोला। तो अब ये राजनीति होगी। ये इनको ऊपर तुष्टीकरण का आरोप लगाएँगे कि भाई इसलिए ये नहीं गा रहे हैं जबकि कानून बना है और दूसरा साइड ये कहेगा कि तुम आपका आज़ादी के आंदोलन में आपका क्या भूमिका है? अब इसी पे चलेगा क्योंकि ये बात भी सच है और इस पर भी विवेचना होनी चाहिए कि जो जनगण मन को लेकर के ही आरएसएस का मुखपत्र माना जाता ऑर्गेनाइज़र, उसके बारे में 1949 का एक लेख कहा जाता है, उसके ऊपर उनकी आपत्ति थी या जिस तरह से उसकी विवेचना की थी, बोलना भी ठीक नहीं लगता। जी। फिर संविधान को लेकर उनके लोग कहते थे कि इसमें भारतीय क्या है? जो देश का झंडा है तिरंगा है, उसको लेकर भी कई तरह के विवाद रहे हैं उनकी तरफ से। तो वो सारी बातें अब एकदम सेंटर स्टेज में आएगी, कोशिश करेगी यही कांग्रेस पार्टी कह के कि जब वो एकदम रेजिस्टेंस पे उतारू होगी, ये पहली घटना है इस तरह से। अगर बहुत हाल के दिनों में देखें कि जो ताज़ा संसद से जो ताज़ा बिल पास हुआ हो और अ, उसके सीधे रेजिस्टेंस में खड़ी हो रही है कांग्रेस पार्टी। तो कह रही कि हम जो पुराना था वही करें, 2 स्टेंजा ही करें। तो अब देखते हैं ये कैसी चीज़ें आगे बढ़ती है। अ, लेकिन मैंने आपसे कहा कि ये गीत जैसे शॉर्ट करके गाया जाने का था, जो फैसला था 1937 में, उसी प्रकार से इसको बढ़ाने का फैसला भी उसका रिवर्स है। तो अब वो एक जो पूरा संविधान को लेकर के जो संविधान में प्रावधान है, उन सारी चीज़ों को लेकर ही बहुत बहस बढ़ेगी ऐसा मुझे लगता है ना? क्योंकि अभी टिप्पणी करना क्योंकि कानून बन गया, तो वो भी अ, एक जोखिम है, आप नहीं कर सकते। लेकिन कांग्रेसियों ने ये फैसला किया है, तो वो जवाब देंगे सही से कि भाई दे भी रहे हैं, वो अब इसको आगे लेके कैसे बढ़ता है और इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी बाकी अ, पूरे देश में।
सतीश सर, एक चीज़ ये भी कही जा रही है कि मतलब 2 तरह के नैरेटिव तो चल रहे हैं। एक तो ये है कि नरेंद्र मोदी जी काफ़ी ज़्यादा संकट से घिरे हुए हैं, उनका संकट दिनों-दिन बढ़ते जा रहा है। और एक बात ये सामने आ रही है कि जेन ज़ी आंदोलन से जो संकट आया था, उसे नरेंद्र मोदी जी ने अपने भावनात्मक अपील से, फिर कुछ आक्रामक भाषा में दिमागी नक्सल की बात करके 15 अगस्त के दिन, और कुल मिलाकर चीज़ों को गोदी मीडिया के विमर्श से मैनेज सा कर लिया है। जैसे वो हर बार कर लेते हैं कि छोटे-मोटे संकट आते हैं और मोदी जी उससे संभल कर आगे बढ़ते हुए दिख जाते हैं एक राजनेता के रूप में। क्या आप इस बात से सहमत हैं या आप ये मानेंगे कि मोदी जी का संकट लगातार गहराते जा रहा है? संकट तो है और पिछले संकटों से ये ज़्यादा बड़ा संकट है। ये 12वें साल में सरकार को समझौते करने पड़े, पीछे हटना पड़ा, एक मंत्री की कुर्बानी देनी पड़ी और एक बैकफुट पर तो आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये 12वें साल में आए। अब प्रधानमंत्री जी आधा रात में इंस्टाग्राम पर हाय फ्रेंड्स कहते हुए आए, है ना? हुँ, तो ये तो कहा जाएगा कि संकट है, इसमें दो राय नहीं। और संकट खाली बाहरी नहीं है, हमें तो कुछ अ, मतलब कुछ अंदरूनी भी चीज़ दिखती है। अब उसको हम संकट कहें, तनाव कहें, क्या कहें हम नहीं क जानते हैं। लेकिन जो एक सब कुछ सामान्य-सा था दिखता था, वो उतना सामान्य दिख नहीं रहा। तो वो सेफ़र साइड में रह के हम यही कह सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, ये संकट कोई राजनैतिक दल वाला नहीं है, वैसा देखा है। जो राजनैतिक दल से तो निपटते आए हैं। लेकिन ये जब जनता सड़क पे उतारे जा रहे हैं, स्कूलों तक के बच्चे उतारे जा रहे हैं, क्योंकि मैं इसका हुँ, समर्थक नहीं हूँ, मैं आपको सही-सही बता दूँ। लेकिन अब कभी बिहार में, कभी झारखंड में, कभी कहीं, कभी कुछ, कभी दिल्ली में, फिर दिल्ली में जुटने वाले हैं। राहुल गांधी का एक छात्रों की गूंज होने वाला है, छात्राओं की गूंज वहाँ पुणे में। हुँ, इस तरह प्रयाग में हुआ, देहरादून में हुआ, कोटा में हुआ और युवा का जो जो संकट असली है, वो ये है कि युवाओं के सामने रोज़ी-रोटी का संकट है। हुँ, परिवारों के सामने संकट है कि उनका बाल-बच्चा करेगा क्या? कहाँ से कमाएगा, कहाँ से खाएगा, कैसे करियर बनेगा, ये संकट है। हुँ, हमको लगता है कि ये संकट हम इसमें कहीं अपने शब्द नहीं दबाएँगे, है संकट। हुँ, और वैसे में जब असमंजस और इस तरह की स्थिति हो जाती है तो वो उबार जो है, जो लोगों का है, वो स्वतः भी है और राजनीतिक दल उसमें है या नहीं है, ये ज़्यादा मैटर नहीं करता, है ना? अभी आप हुँ, देखिए, पटना में कल फैसला राज्य सरकार ने कुछ किया, कोई वैकेंसी निकालने का 32,000 टीचरों का, लेकिन फिर भी वहाँ थोड़ा बवाल हो रहा है, आज हो रहा है। झारखंड में अभी थमा नहीं है, सीजेपी वाले कह रहे हैं हम यहाँ बैठेंगे फिर और इसी प्रकार से राहुल गांधी भी। तो वो जो युवाओं का जो सामाजिक, आर्थिक, करियर, रोजगार, नौकरी का जो संकट है, वो तो एक बड़ा संकट बनता जा रहा है। और अभी क्या मतलब जो है तात्कालिक रूप से वो एक भारी संकट है। दूसरा कि मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जो नीट की जो परीक्षा थी, वो एक पड़ाव था। परीक्षा ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं था, ऐसा मेरा मानना है। बुनियादी रूप से वो रोज़गार, नौकरी, करियर का ही एक उद्गार था, ऐसा मेरा मानना है। और ये कहते हैं जेन ज़ी, अरे जेन ज़ी तो ये विदेशी शब्द है। अब जेन ज़ी मतलब हमको तो लगता है कि एक पूरे परिवार का कई जनरेशन इसमें एक साथ, इस चीज़ को समझना पड़ता है ना? हुँ, वो वाला संकट है और तरह-तरह के आरोप लगना, कभी कुछ, कभी कुछ। तमाम चुनाव तो ये जीतते जा रहे थे, मोदी जी की पार्टी। लेकिन ये जो हाल के 1.5 महीने में जो चीज़ें हुई हैं, उसने ये दिखाया है कि अ, जनता में थोड़ा आक्रोश है ना? अब वो आक्रोश को अब मतलब कैसे इसको भुनाया जाए, तमाम पार्टियाँ और तमाम जो संगठन हैं, उसको इसमें लग गई हैं। तो ये संकट है। हुँ। जी। अच्छा, आपने ये कहा कि कुछ अंदरूनी संकट भी है, असहज सी स्थिति है। क्या आप उसका थोड़ा विस्तार करेंगे? क्योंकि अभी तो नितिन नवीन ने अपनी नई टीम बना ली, उसको लेकर
गोदी मीडिया में भी काफ़ी कुछ चर्चा चली, यूट्यूब चैनल्स ने भी काफ़ी चर्चा की, कुछ आलोचनात्मक तरीके से देखा गया, भारतीय जनता पार्टी वालों ने माना कि बहुत कुछ ऐसा हो गया है कि 2027 का यूपी चुनाव और 29 तक का चुनाव वो जीत लेंगे। तो ऐसा ऊपरी तौर पर देखने से तो पार्टी के भीतर सब सहज लग रहा है कि युवा अध्यक्ष है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी का गाइडेंस है, काम ठीक से चल रही है। तो जो आपने असहजता की बात की, अगर आप उसका थोड़ा विस्तार दे पाएँ कि किन कारणों से आपको चीज़ लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर चीज़ें पहले की तरह सहज नहीं हैं, कुछ असहज सी स्थिति बन रही है? देखिए, जब मंदिर में चोरी हुई, राम मंदिर में, हम वहाँ ले जाते हैं, वहाँ उसी के बाद से कुछ क्रैक्स दिखते हैं। मंदिर की चोरी के ऊपर केंद्र सरकार के किसी व्यक्ति ने कोई बयान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? ये क्यों नहीं दिया? ये मेरा सवाल है। मेरे मन में प्रश्न उठता है, जवाब देना चाहिए था। क्यों नहीं दिया? दूसरा, संसद से 20-22 दिन तक न माननीय प्रधानमंत्री जी, न माननीय गृह मंत्री जी दोनों नहीं आए। क्यों नहीं आए? और अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना ही था तो इतनी देर क्यों हुई? 20 तारीख की घटना का बड़ा ज़िक्र हो रहा है। वो नौबत आने कैसे दी गई? तो कोई अंदरूनी संवाद समन्वय की कमी है क्या? एक एक बात। 2 बात कह दी मैंने। तीसरी बात कि पहली बार 20 तारीख की घटना पर मैं कहूँगा कि पहली बार कोई केंद्रीय मंत्री ने कल अ, अपना बयान दिया, किरण रिजिजू साहब। हुँ, तो प्रधानमंत्री जी ने भी नहीं दिया, जबकि इंस्टाग्राम पर आए, लाल किले से बोले, सब कुछ। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? चौथी बात कि अ, कैसे जेन ज़ी तक जो जिसका नाम दिया जा रहा है, उससे डील किया जाए। तो एक तरफ शब्द नया आ गया, एक दिमागी नक्सल वाला, और दूसरे तरफ मोहन भागवत जी वहाँ पर कह रहे हैं कि हम तो आँख मूंद के जेन ज़ी पर ही यकीन करते हैं, प्रथम दृष्टया। तीसरी बात, रामदेव जैसे लोग लगातार बयान दे रहे हैं और तरह-तरह के बयान दे रहे हैं, जो कि असहज करने वाला बयान है, और ये क्यों दे रहे हैं? ये भी बहुत बड़ा एक सवाल है। और इसके अलावा एक और जो बात अभी आपने कही कि बीजेपी की नई टीम आ गई। जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बने, तो ये आश्चर्यचकित करने वाला नाम। तो ये क्यों, मतलब ऐसे अ, भाई आम आदमी बहुत अच्छे हैं, मैं जानता हूँ। लेकिन उन्हीं के नाम पर लोग क्यों, तो क्या वो एक कॉम्प्रोमाइज़ कैंडिडेट थे? या एक स्वतः स्पॉन्टेनियस बहुत कद्दावर थे इसलिए उनको बनाया गया? ये बात। अगर आप गौर से देखिए तो भारतीय जनता पार्टी की नई टीम, उसका भी विश्लेषण करना पड़ेगा। किन-किन लोगों की वापसी हुई है, और बहुत सारे चेहरे जो हैं, जो कि पहले बड़े प्रभावी थे, उनका नाम नहीं है उसमें। तो अभी तो उसमें 2 अभी किस्त बचा हुआ है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड बनेगा नया, उसमें क्या होता है, और फिर मंत्रिमंडल का फेरबदल एकदम तय है कि अब होगा ही। तो उसके बाद और जो है चीज़ें बाहर निकलेगी जिसका विश्लेषण होगा। लेकिन जैसे स्मृति ईरानी की वापसी हो रही है, राम माधव की वापसी हो रही है। हुँ, और अभी तक जैसे हम लोग कई तरह के नाम की उम्मीद थी, वो सब दिख नहीं रहे हैं। तो अब वो देखना होगा कि आखिर वो रहेंगे या नहीं रहेंगे, या यहाँ भी नहीं है ना मंत्रिमंडल में। ये एक वो वाला फेज़ है। मुझे कुछ न कुछ लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार है, संघ परिवार है, उसमें नए तरह के समीकरण हमें कुछ-कुछ देखने को मिल रहे हैं। मैं इसको विस्तार से ज़्यादा नहीं बोल दे सकता, क्योंकि फिर मेरे ऊपर आरोप लगेगा कि मैं बायस्ड हूँ, नो। लेकिन दिखता ज़रूर है कि कुछ न कुछ गैप है, कुछ क्रैक्स है, और एकदम स्वतः नहीं, ऐसा स्पॉन्टेनियस नहीं है, नेचुरल चॉइस जो कहते हैं बहुत, वो नहीं है ना? एक पूरी जो उनकी मीडिया डिपार्टमेंट है, उसमें जो बहुत फेर-बदल हुए, जिनको लोगों को चुना गया है, उनके बारे में बड़ा विश्लेषण हो रहा है। इसी प्रकार से कई तरह के विश्लेषण एक साथ हो रहे हैं।
तो हम तो इंतज़ार करेंगे पार्लियामेंट्री बोर्ड और मंत्रिमंडल का जो फेर-बदल और उसमें विस्तार कब होता है, नहीं होता है, उसका हम और थोड़ा इंतज़ार करके ही पूरी तरह से इसका हम विश्लेषण करने की स्थिति में होंगे। प्रथम दृष्टया मुझे भी लगता है कि हाँ, कुछ न कुछ जो अ, है, जो कि बहुत कुछ दिखता नहीं है, बहुत कुछ बोला नहीं जाता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने आप कह जाती हैं। अच्छा सत्य सर, एक आखिरी सवाल राहुल गांधी के बारे में। आपने भी इस बात का ज़िक्र किया कि वो छात्राओं की गूंज का एक कार्यक्रम पुणे में करने वाले हैं। आज ये भी खबर आई कि उसको भी किसी तरीके से बाधित करने के लिए कुछ-कुछ आदेश शासन की तरफ से जारी किए गए हैं। जैसा कि प्रयागराज में हुआ था, हो सकता है बाद में उसको वो कुछ नॉर्मलाइज़ कर दें। पर मेरा सवाल ये है कि जो जेन ज़ी जिस शब्द से थोड़ी आपको आपत्ति है, या जो युवा छात्र वर्ग है, विद्यार्थी वर्ग है, उसके नेता के रूप में क्या राहुल गांधी ने खुद को स्थापित कर लिया है, या फिर जो एक मूवमेंट हुआ जंतर मंतर पर, उसमें उसका ज्यादा श्रेय हम एक खास समय की परिस्थिति को दें, या फिर कॉकरोच जनता पार्टी को दें? मतलब कुल मिला के मेरा सवाल ये कि क्या राहुल गांधी जो प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपको लगता है कि वो अपने आप को एक युवाओं के भरोसेमंद नेता के रूप में खुद को स्थापित कर पाए हैं, या फिर उनकी कोशिश अभी और होनी चाहिए ताकि वो खुद को स्थापित कर पाए? जी हाँ। देखिए, पिछले 1 डेढ़ महीने में तो निश्चित रूप से कहना पड़ेगा कि जो-जो भी आपने ज़िक्र किया, उसमें राहुल गांधी की रैंकिंग ऊपर गई है ना? इसमें कोई हुँ, दो राय नहीं। हुँ, और उसके बहुत आंकड़े भी आ रहे हैं, बहुत सोशल मीडिया के इंडिकेटर्स भी आ रहे हैं, मतलब उसके आंकड़े भी आ रहे हैं। और ऐसे भी लगता है कि गया है, क्योंकि अ, उसके बहुत सारे हैं, वो बहुत विस्तार से है, वो कहना नहीं होगा। हमें तो ऐसा लगता हुँ, है, अब थोड़ा-सा विवादास्पद चीज़ भी बोल देता हूँ, कि जी। भाई कांग्रेस पार्टी वाले पहले युवाओं को लेकर के संवाद कर रहे थे, छात्रों की गूंज कर रहे थे, राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन भी हुए हैं, और उसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी नाम आया, और ये सब मई की बात हो रही है, 30 मई की शायद। उसके हुँ, बाद फिर जून में ये कॉकरोच पार्टी आई, जी। है ना? हमें हुँ, लगता है कि वो, मुझे तो अभी भी लगता है कि अगर वो कांग्रेसी सब उठते नहीं, युवा उनके नहीं उठते और ये सब बाएँ-दाएँ सब जगह प्रदर्शन वगैरह नहीं करते, तो ये फिर कॉकरोच वाले उठते ही नहीं, आप समझो। हुँ, इसका लिंक अभी बहुत एक विश्लेषण का विषय है, लेकिन वो आए, तो उसके बाद भी एक बड़ी ज़बरदस्त पॉलिटिक्स हुई। राहुल गांधी ने कोशिश की कि भई वो पूरे युवाओं को नेतृत्व दें, जिसमें वो कॉकरोच के लोग भी शामिल थे। इसमें जो कॉकरोच को एक पूरा क्रेडिट जाना था, वो शायद उसमें राहुल गांधी ने बड़ी तत्परता से, तात्कालिक रूप से मतलब त्वरित जो प्रधानमंत्री के घर पहुंच गए और लगातार बोलते रहे, प्रदर्शन करते रहे, संसद में तो कॉकरोच वाले नहीं है ना, वहाँ पर उन्होंने उसकी लीडरशिप ली है, इसमें 2 राय नहीं, है हुँ, ना? हमको लगता है उसी क्रम में अब वो पुणे में का भी प्रयास कर रहे हैं, प्रयागराज में किया तो बहुत भारी सफल रही, इसमें 2 हुँ, राय नहीं। और जिस प्रकार से वो फँस सकते थे या अभी भी फँस सकते हैं, है कि नहीं? अब तो देखिए तेजस्वी यादव भी मैदान में आ गए, हुँ, हैं? झारखंड में राहुल गांधी फँस सकते थे, क्योंकि वहाँ सहयोगी हैं, सरकार में हैं, और वहाँ आंदोलन चल रहा है, और भाजपा उसको तो दिमागी नक्सल का तो आंदोलन नहीं बता सकती थी। हुँ, हो सकता है कि कभी कल को बोले कि खाली ये अ, आंदोलन जीवियों का ही जंतर मूवमेंट था, जंतर मंतर, लेकिन वो झारखंड में नहीं बोल पाए। हुँ, तो झारखंड सरकार की जहाँ तक बात है, तो उसको 2 चिट्ठियाँ लिखना, 2-3 बार उसके खिलाफ बयान देना, नसीहतें देना, तो वो हुँ, उससे, मतलब उन्होंने वही एक लीडरशिप लेने का प्रयास किया, और वो जताने की कोशिश की कि भाई ये सरकार हो, वो सरकार हो, युवाओं के प्रश्न पर उनका एक स्टैंडर्ड है। हुँ, तो वो
तो उनको वो ट्रैक्शन, उनको ये लोकप्रियता ज़रूर मिली होगी। अब आपने पूछा कि क्या कुछ और करना पड़ेगा? देखिए, यहाँ से हमारा काम खत्म होता है, हुँ, काम खत्म होता है। क्योंकि अब हम कैसे बताएँ कि उनको क्या करना पड़ेगा? वो जो कर रहे हैं, हम उसका विश्लेषण कर सकते हैं। हम इनको क्यों बताएँ कि क्या करना है? हमने बताया था क्या उनको कि प्रयागराज और देहरादून और कोटा और पुणे आप जाओ? हमने तो नहीं कहा, या हम लोगों ने नहीं कहा। तो हुँ, वो एक मुद्दे को और सारी चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहे हैं। अब उसका जवाब भाजपा कैसे देती है? लेकिन हमने आपसे मोटा-मोटी एक बात ज़रूर कहा कि उनका ग्राफ बढ़ा और सरकार के सामने जैसे चुनौतियों की बात की आपने, जो संकट की भी बात की, वो भी बढ़ी, वो भी बढ़ी। अब देखिए, भाजपा, मैं मानता हूँ आपकी बात, भाजपा अ, रिवर्स बैक करने, फाइट बैक करने में हुँ, अच्छी है। उनके पास संगठन भी है, उनके पास कम्युनिकेशन भी है, उनके पास संसाधन भी है। अभी उनको झटका ज़रूर लगा है, झटका ज़रूर लगा है और ज़रूर लगा है, अ, रैंकिंग में भी झटका लगा है, सब बहुत तरह के झटके लगे हैं। अभी देखना होगा, जैसे मैं तो मानता हूँ कि वो वंदे मातरम भी उसी कड़ी में एक फाइट बैक का एक रिवर्स हुँ, है ना? और अभी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा कि भाई, अब तो लग रहा है, देखिए नहीं, वो जो छोटे-छोटे बच्चे जो अब अ, मैंने देखा 1-2 जगह का वीडियो, तो मैं तो उसके पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन ये वाली स्थिति बन रही है, बनाई जा रही है, जो भी हो रही है, तो मैंने कहा कि ये ऑल जनरेशन, मतलब परिवार का हर जनरेशन का एक जो संकट को उभारा, खुद भी उभार रहे हैं वो, उद्गार जो है, वो सारी चीज़ें चुनौतियाँ हैं और जी। सामने अब देखते हैं कि कैसे क्या होता है। आज की अपनी इस बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। अगले कार्यक्रम में सतीश जी से फिर बातचीत करेंगे। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। बहुत-बहुत नमस्कार।